रक्षाबंधन पर भाई से अच्छे देवर, बहना ने भाई की कलाई पर हो, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। अरे वाह वाह, लगता है लता मंगेशकर साक्षात आज यही सुल्तानगंज की गलियों में पधारी है। वाह भाई वाह, क्या बात है, आज तो बड़े गाने गुनगुनाए जा रहे हैं। अरे तो और नहीं तो क्या, परसों रक्षाबंधन जो है, मैं तो बड़ी खुश हूँ। तू पागल है क्या? हर बार रक्षाबंधन को क्या होता है तुझे पता है? फिर तू 1 महीने तक रोती रहती है और फिर भी इतनी खुश है, पागल सी। अरे यार, इस बार ऐसा नहीं होगा, भाभी जो आ गई हैं। अच्छा जी, तो बताओ क्या प्लान है इस बार रक्षाबंधन का? देख, सबसे पहले तो मैं आज बढ़िया सी राखी खरीदूंगी अपने भाई भाभी के लिए, मेहंदी लगाऊंगी, बढ़िया सी तैयार होंगी, मेरा ना वो वाला अनारकली वाला पटियाला सूट है ना, वो सूट पहनूंगी और अपने भाइयों के लिए मस्त शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, नवरत्न कढ़ी, बटर नान ये बनाऊंगी और मस्त सेवई वाली खीर बनाऊंगी अपने हाथों से। और अब तो भाभी भी है तो बहुत मजा आएगा। चल अच्छा है, होली खुश, बस वैसा ना हो जैसा कि हर साल होता है। नहीं यार, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ देख, हम कितने पंचायती हैं, चलते चलते हम दुकान पे भी आ गए। पूजा और रितु हंसते गपशप करते हुए बाजार की एक मशहूर राखी की दुकान पर पहुंचती हैं। दुकान पर चारों तरफ रंग बिरंगी राखियां सजी हुई हैं। भैया जरा बढ़िया सी राखियां दिखाना, मुझे अपने भाइयों के लिए 2 राखी चाहिए और 1 राखी हमारे प्यारे कान्हा जी के लिए और एक लंबी और सुंदर वाली राखी मेरी प्यारी भाभी के लिए। अरे मैडम, आप जितनी ज्यादा नखरीली हो, इतनी सारी राखियां दिखा दी, पर आपको एक भी पसंद नहीं आ रही है। अरे भैया, मैं अपने भाइयों के लिए राखी ले रही हूँ, तो क्या अच्छी राखी नहीं लूंगी? और अच्छी अच्छी राखियां दिखाओ ना। हाँ दिखा तो रहा हूँ, लेकिन ये वाली बहुत महंगी है। अरे रहने दो भैया, मैंने बहुत सारे पैसे बचाए अपनी पॉकेट मनी के जोड़ जोड़ के, मैं राखियां तो बहुत अच्छी ही लूंगी। तभी दुकान पर पूजा की 2 और सहेलियां मोहिनी और माधवी भी पहुंच जाती हैं। अरे वाह वाह वाह, आ गई तू। क्या चल रहा है? हो रही है तुम्हारी रक्षाबंधन की फुल तैयारियां? हाँ हाँ यार, देख देख कितनी एक्साइटेड है रक्षाबंधन के लिए। तू कितना भी एक्साइटेड हो ले पूजा, हमें हर बार का पता है। नहीं नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा, मेरी नई नई भाभियां आई हैं, इस बार सब अच्छा होगा। अरे पगली, जब अपना भाई सगा नहीं होता ना, तो भाभियां कतई सगी नहीं होती हैं। ये वाली बात गांठ बांध के रख लियो। अरे यार देखा जाएगा, तुम लोग हमेशा ऐसे डराया मत करो, मुझे अपनी पसंद की चीजें लेने दो ना। अरे यार छोड़ो ना तुम लोग, और वो खुश है तो उसको खुश रहने दो थोड़ा सा, कम से कम आज तो खुश रह ही सकती है रक्षाबंधन के दिन, क्या पता आगे क्या हो। चल ठीक है, सब अच्छा ही होगा, तो टेंशन मत ले। भैया ये लो, 4 राखियां फाइनल कर दी है मैंने, बताना जरा कुल कितने रुपए हुए? कुल 650 रुपए हुए मैडम। चल ठीक है, अब घर चले? अरे रुक जा ना रे तू, अभी मेहंदी का कोन तो लेने दे। भैया एक काम करो, कावेरी के 2 कोन और दे दो मेहंदी के। अरे 2 कोन क्यों, तेरे तो 1 कोन में ही लग जाएगी। अरे पगली, मैं सिर्फ अपने लिए थोड़े ना लगाऊंगी, भाभी के भी तो हाथों में लगाऊंगी ना। पूजा खुशी खुशी मेहंदी के कोन अपने बैग में रखती है और सहेलियों के साथ मुस्कुराते हुए घर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन उसके घर के दरवाजे पर उसकी भाभी रोशनी खड़ी होती है। कहाँ चली जाती हो तुम? मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, मेहंदी वाली बुलाई हुई है, मैंने इतनी देर की, और तुम पता नहीं बाहर घूम रही हो। काम वाम कौन करेगा घर का? अरे भाभी वो तो बस मैं, अरे यार तू ना अपने घर का रायता समेट, मैं जा रही हूँ। यह कहकर रितु और बाकी सहेलियां तुरंत वहां से घबराकर चली जाती हैं। पूजा सहमी हुई। अरे भाभी आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं तो राखी लेने के लिए गई थी, देखो मैं आपके लिए भी मेहंदी का कोन लाई हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये सड़ा सा बेकार सा कोन, और मैंने मेहंदी वाली बुलाई है, प्रॉपर प्रोफेशनल, और उससे ही लगवाऊंगी मैं मेहंदी पूरे 2000 दे के। एक काम कर, चुपचाप जाकर सारा काम वाम निपटा ले, चल। चलो ठीक है भाभी, आप मेहंदी लगवा लो, फिर मैं भी जल्दी से काम निपटा के मेहंदी लगवा लूंगी। ये दीदी मेरे भी लगा देंगी ना? हाँ हाँ आप आ जाओ, जब तक मैं इनके लगा रही हूँ फिर आपके लगा दूंगी। रोशनी जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और सीमा उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगती है। पूजा जल्दी जल्दी सारे घर का काम निपटाने में जुटी है। तभी उसका बड़ा भाई मयंक ऑफिस से घर लौटता है। अरे भैया चलो आ गए आप, लो पानी पी लो आप, और भाभी अब आप देख लो ना काम, आपकी मेहंदी थोड़ी सूख भी गई है। तेरे को शर्म नहीं आती है? तेरी भाभी के मेहंदी लगी हुई है और तू चाहती है कि वो घर का काम करे और तू आराम से बैठकर मेहंदी लगवाएगी। मयंक गुस्से में तुरंत मेहंदी लगाने वाली सीमा की तरफ मुड़ता है। और तुम क्या बैठी बैठी सुन रही हो? भागो यहाँ से। कितने पैसे हुए तुम्हारे? 2000। ये लो 2000 रुपए और यहाँ से दफा हो जाओ। जी भैया।
सीमा पैसे लेकर डरते हुए वहां से चली जाती है, पूजा रोते हुए। लेकिन भैया रक्षाबंधन है, मैं भी तो मेहंदी। अरे तो तू मेहंदी लगवा के कौन सा ससुराल जाना है तुझे अभी? वो तो अपने मायके जाएगी मेहंदी लगवा के। हाँ हाँ, मेरी मेहंदी पर पानी लग जाएगा तो मेहंदी हल्की पड़ जाएगी मेरी। जा जा पूजा, फटाफट से खाना पीना परोस दे सबके लिए। पूजा दुखी मन से रसोई में जाती है और चुपचाप सबके लिए खाना परोसने लगती है, और मन ही मन। कोई बात नहीं, मैं रात को खुद लगा लूंगी मेहंदी। रात को जब सारा काम वाम खत्म करने के बाद पूजा सुकून से बैठकर मेहंदी का कोन खोलने ही वाली होती है कि अरे पूजा, कहाँ मर गई पूजा, कहाँ मर गई तू? अरे भैया क्या हो गया, मैं तो बस अभी मेहंदी लगाने ही वाली थी। पूजा की बात पूरी होने से पहले ही रोहन गुस्से में पूजा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अरे भैया आप मुझे मार क्यों रहे हो? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ भाई पूरे दिन भूखा प्यासा बाहर घूम घाम के घर आ रहा है और तू आराम से यहाँ बैठकर मेहंदी लगाने के लिए बैठी हुई है। ये अकल नहीं है कि पहले खाना पीना दे दे। रुक, तेरा ऐसा इकट्ठा रक्षाबंधन बनवा दूंगा कि तू याद रखेगी। रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। तब पूजा, हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। सही कहा था रितु ने कि जब अपना भाई ही सगा ना हो तो कोई भी भाभी अपनी सगी नहीं हो सकती। छोड़ो, कल लगा लूंगी मेहंदी। पूजा ये सोचकर सो जाती है। अगले दिन सुबह रोशनी सुबह सुबह आराम से आंगन में बैठी हुई है। भाभी आप काम वाम में थोड़ा सा मेरी हेल्प करवा दो, मेरे को भी मेहंदी लगवानी है। अरे आज तो मैं पानी वानी का कोई काम नहीं करूंगी, आज मेरे कपड़े भी तुझे ही धोने हैं, बर्तन भी तुझे ही मांजने हैं। लेकिन भाभी मेरी मेहंदी का भी तो सोचो, मेरी भी तो। देखो मयंक जी, मेरे से ऐसे बोल रही है कि मैं काम करूं, कहती है मेरी मेहंदी पर पानी चला जाएगा। बताओ क्या? मयंक गुस्से में पूजा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। चुप, बिल्कुल चुप, जल्दी से मेरा टिफिन दे, ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। सैमी और रोती हुई पूजा तुरंत चुपचाप मयंक का टिफिन पैक करने में जुट जाती है। पूरा दिन इसी तरह बिना किसी राहत के घर के कामों और जिल्लत में बीत जाता है। देखो मेरी तो मेहंदी भी नहीं लग पाई, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं करी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अनारकली वाला सूट जरूर पहनूंगी। जैसे ही वो नहाकर अपना सुंदर सूट पहनने के लिए जाने लगती है, तभी रोशनी एकदम तैयार होकर वहां आ जाती है। क्यों रे, अभी तक खाना पीना नहीं बनाया है क्या? खाना पीना कौन बनाएगा? लेकिन भाभी आज तो त्योहार है, त्योहार को तो आप खाना बनाओगी ना। अरे तो मैं क्यों बनाऊंगी, मैं अपने मायके के लिए तैयारी कर रही हूँ, फटाफट से खाना पीना बना ले। और सुनो, मेरे मायके में मम्मी की तबीयत खराब है तो मैं अपने मायके टिफिन लगा के ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है भाभी, मैं बना देती हूँ। पूजा तुरंत रसोई में जाकर खाना पीना बनाने में जुट जाती है। तभी रोशनी अपने कमरे में तैयार होते हुए मयंक को आवाज लगाती है। अरे तुम उठते क्यों नहीं हो, मुझे मायके जाना है। दिमाग खराब है क्या? सोने नहीं देती है क्या? सुबह सुबह ये रक्षाबंधन लगा कर रखा है। अच्छा तो मेरी शादी के बाद मैं पहली बार मायके जाऊंगी तो अकेले जाऊंगी क्या? सब लोग क्या कहेंगे कि बिना पति के मायके आ गई। चलो उठो। अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ। मयंक नींद में उठकर बैठ जाता है और आते ही, चाय जल्दी लाओ, चाय। पूजा डरते हुए उसके लिए चाय लाकर रखती है, लेकिन मयंक चाय की एक चुस्की लेते ही भड़क उठता है। ये कैसी फीकी सी चाय बना के रख दी है तूने? मयंक गुस्से में चाय का कप फेंक देता है और पूजा के बाल पकड़कर उसे जोरदार धक्का देता है। अरे भैया आज तो रक्षाबंधन है, आज के दिन तो कम से कम ऐसा कुछ मत करो, मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया है। ज्यादा जुबान मत चला, भाग यहाँ से और मेरे कपड़े प्रेस कर, मुझे तेरी भाभी के साथ मायके जाना है। पूजा रोते हुए जल्दी जल्दी मयंक के कपड़े प्रेस करती है। चलो फटाफट से अभी भैया का तिलक कर देती हूँ, पता नहीं शाम को भैया कितनी देर में लौट कर आए। पूजा जल्दी से तैयार होकर अपना सूट पहनती है और हाथ में पूजा की थाली व राखी सजाकर बाहर आती है। भैया तिलक तो करवा लो। तेरी तिलक की ऐसी की तैसी, राखी भाड़ में न जाए तुम्हारी। वो क्या है, शाम को जब आऊंगा तब बनवा लूंगा राखी। जा यहाँ से, भाग ले यहाँ से। अच्छा मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ हाँ भाभी लेकर आ रही हूँ। पूजा रोते हुए उनका टिफिन पैक करती है। बताओ, मेरे अपने सगे भैया ने रक्षाबंधन वाले दिन मुझसे राखी नहीं बंधवाई, मेरी किस्मत आखिर इतनी खराब क्यों है? कोई बात नहीं, छोटा भाई रोहन तो है ना, पहले उसी के हाथ पर राखी बांध दूंगी। मयंक और रोशनी तैयार होकर वहां से निकल जाते हैं। तभी दोपहर में रोहन फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ते झगड़ते घर में घुसता है। आज के दिन भी तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है क्या? अरे समझो यार। फोन पर बात करते करते रोहन जैसे ही आगे बढ़ता है। अरे भैया तू आ गया, देख बड़े भैया तो चले गए बिना राखी बंधवाए, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ, दोपहर के 12 बज रहे हैं, मैं तेरे राखी बांध देती हूँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से लड़ रही है और मैं राखी बंधवाऊं? तू तो मेरी कभी सेटिंग बनने ही नहीं देगी। रोहन गुस्से में पूजा को एक जोरदार धक्का देकर वापस बिना खाए पिए घर से बाहर निकल जाता है और अब अकेली बैठी भूखी प्यासी पूजा दोपहर से लेकर शाम तक दोनों भाइयों को लगातार फोन मिलाती है।
हे भगवान, दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। कोई तो फोन उठा लो। मैं सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ। मुझे माइग्रेन का दर्द उठ रहा है। मैंने पानी तक नहीं पिया है। हार मानकर शाम को पूजा अपनी भाभी रोशनी के नंबर पर फोन करती है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आई हुई हूँ रक्षाबंधन पर, और तुम ऐसे ऐसे करके फोन कर रही हो परेशान करने के लिए। तभी रोशनी के पास खड़ा मयंक झपट कर फोन छीन लेता है। तुम्हें कुछ ज्यादा ही चर्बी आ गई है। कोई नहीं आ रहा आज रात को। चल तू अकेली बैठ यहाँ पर घर में, और ध्यान रखियो कि अगर घर में कोई सामान चोरी वोरी ना हो जाए। हम कल सुबह आएंगे, समझी? पर भैया मेरी राखी। तेरी राखी कल बन जाएगी। कोई ऐसी आय तो हवा नहीं मची है। भागे थोड़ी जा रही है तेरी राखी कहीं। फोन कट जाता है। पूजा उदासी बैठ जाती है। देर रात को जब रोहन घर लौटता है। भैया आज तो तेरी राखी बांध देती हूँ। अरे भाड़ में जाए तेरी राखी और तू, और मेरा दिमाग खराब मत कर। भाग यहाँ से। रोहन पूजा को धक्का देकर अपने कमरे में चला जाता है। बेचारी पूजा टेबल के सहारे सिर रखकर रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह दरवाजे पर घंटी बजती है। हे भगवान, सुबह हो गई और मैं यहीं पर रह गई। बताओ, मेरे रक्षाबंधन पर भी। तभी दरवाजे पर दोबारा घंटी बजती है। पूजा जाकर जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसकी कमला खड़ी होती है। हे भगवान, तेरी आंखें कैसे लाल हैं? तू रात भर सोई नहीं है क्या? और कहाँ है तेरे वो नालायक भाई? बड़ा भाई तो मायके गया है और छोटा वाला अभी अपने कमरे में ही सो रहा है। तेरी राखी कैसे निकली फिर? मैं जानती हूँ तुम्हारे भाई ऐसे ही नालायक है, और भाभी भी वैसी ही आ गई। पर तू चिंता मत कर, देख मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। कैसी खुशखबरी? अरे ओ शारदा, आइए जरा। कमला अपने साथ मैरिज ब्यूरो वाली दलाल शारदा मौसी को अंदर लेकर आती है। नमस्ते बेटा, देख मैं तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। अरे आप भी क्या बात कर रही हो? चलो अंदर आओ। पूजा अंदर आकर उन्हें चाय पानी पिलाती है। शारदा मौसी उसकी तारीफ करती है। तभी अचानक मयंक और रोशनी भी मायके से लौटकर वहां आ जाते हैं। आगे महाराज, ये नहीं कि रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाते। अरे तूने आते ही चुगली कर दिया हमारी। अरे नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे इसी ने बोला होगा। यही है नालायक, हमें परिवार वालों की नजरों में बुरा बना रही है। चुप, बिल्कुल मुझे सब पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। मुझे तुम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप शांति से बैठ जाओ सब। तभी छोटा भाई रोहन भी अलसाते हुए कमरे से बाहर निकलता है। अरे पूजा, कहाँ मर गई नालायक लड़की? ला मेरे को चाय दे। दिलवाऊं तुझे चाय? चुपचाप जाकर वहाँ शांति से बैठ। देखो, मैंने इस लड़की के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, क्योंकि तुम लोग तो इसे ढंग से रख नहीं पा रहे हो। अरे आप ऐसी बातें कर रही हो, पर हम अभी से शादी का खर्चा कहाँ से ला पाएंगे? चलो अच्छा, शादी वादी हो जाएगी तो इससे हमेशा के लिए पीछा छूटेगा। इसके बाद इस छोटे वाले रोहन को भी घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर आराम से पूरे घर पर मेरा ही कब्जा होगा। वैसे भी ये अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पागल रहता है। अरे नहीं जी, रुकिए। आखिर बहन की शादी तो करनी ही पड़ती है ना, और बहन को जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना घर में बिठा के रख सकते हैं। हाँ, मुझे सब पता है कि तू क्यों इतनी जल्दी इसकी शादी करवाना चाहती है, पर फिलहाल इसकी शादी होना जरूरी है, वरना तुम राक्षस जैसे भाई तो इस बेचारी को नोच कर ही खा जाओगे। सुनो, जो रिश्ता आया है, घर में कुल मिलाकर 6 लोग हैं। सास है, पति है, और इसके 4 देवर बनेंगे। वाह, मजा आ गया। अरे वाह, अब ये पूरे घर का काम करेगी। तब इसको पता चलेगा कि मायके और ससुराल में क्या फर्क होता है। अभी तो ये बहुत उछल रही है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ कर दो। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हाँ करवा दो शादी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी सोच लो, सास का व्यवहार बहुत सख्त और कड़क है। अरे तभी तो मजा आएगा, और तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा होगा, जहाँ जोड़ी बनाई होगी महादेव ने, वहीं इसकी शादी होगी। हो सकता है। सबकी सहमति से पूजा का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों में पूजा की शादी उस घर में हो जाती है। विदाई के वक्त हाय हाय, कैसे भाई हैं और कैसी भाभी हैं। भाई तो बहन की रक्षा करते, और इन्होंने तो अपनी बहन को ऐसी खतरनाक जगह ब्याह दिया। और उस जमींदारिन सास के बारे में तो सब जानते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ती। अब इस बेचारी का भगवान ही मालिक है, जाने उसके साथ क्या क्या करेगी वो। पड़ोसनों की इन बातों के बीच पूजा ससुराल के लिए विदा हो जाती है और पूजा अपने ससुराल पहुंचती है। हे भगवान, पता नहीं मेरा क्या होगा इस घर में। जैसे ही पूजा घर के अंदर कदम रखती है, उसकी सास सुमित्रा आगे बढ़ती है और अचानक उसे अपने गले से लगा लेती है। पता नहीं ये सब ढोंग है या दिखावा, या फिर सच्चा प्यार। भगवान जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बेटा, आज से तुम मेरी बहू नहीं। मेरे पास 5 बेटे हैं, पर एक भी बेटी नहीं है, इसीलिए आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। ये सब सच है या कोई नाटक, समझ नहीं आ रहा। चलो भाई, अब पैर छूने की रस्म होती है, सब लोग आ जाओ।
जैसे ही पूजा रस्म के लिए आगे बढ़ती है, उसके चारों देवर सुमित, अमित, रोहित और मोहित एक साथ दौड़कर उसके पैरों में लेट जाते हैं। अरे भाभी, आज से आपके ये चारों बॉडीगार्ड आपकी सेवा में हाजिर हैं। आपको किसी भी चीज की जरा भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमें बताना। हम चारों मिलकर आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। चारों देवर का ये अनोखा और प्यार भरा अंदाज देखकर हे भगवान, ये लोग तो क्या और कैसे लग रहे हैं। मेरी भाभी तो कह रही थी कि ये सब गुंडे और मुस्टंडे किस्म के, लेकिन सच में ये सब तो बहुत ही अच्छे और प्यारे हैं। अगले दिन पूजा की पहली रसोई की रस्म होती है। पूजा रसोई में मीठा हलवा और पकवान बनाने के लिए जाती है। अरे भाभी, आप हलवा बना रही हो? लाओ लाओ, मैं सूजी भून देता हूँ। और लाओ, मैं मेवा काट देता हूँ। और भाभी, मैं आटा गूंथ दूंगा। और मैं पूरी छान दूंगा, और सब्जी तो मैं ही बनाऊंगा। चारों देवर मिलकर चुटकियों में पूजा की पूरी मदद कर देते हैं। ये सब देखकर सास तो भगवान मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगाए। कितना अच्छा परिवार है मेरा। शाम के समय सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और चारों देवर बड़े प्यार से अपने नई भाभी को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। अरे भाभी, आप हमारे हाथ से खाओ ना, लो। ये सब देखकर सुमित्रा का दिल खुशी से भर जाता है। बहू की पगफेरे की रस्म है। अरे मम्मी, हम भी अपनी भाभी के साथ पगफेरे की रस्म में जरूर जाएंगे। देख लो भाई, हमने तुम्हारे भैया भाभी के बारे में सुन तो बहुत रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें बुरा लग जाए। अरे नहीं नहीं मम्मी, कोई बुरा नहीं मानेगा। सास पूजा को विदाई में एक शानदार डायमंड सेट, एक से बढ़कर एक साड़ियां और एक महंगा गुच्ची का पर्स देती है। उसके बाद चारों देवर अपनी भाभी को शाही अंदाज में गाड़ी में बिठाकर मायके लेकर पहुंचते हैं। जैसे वो मायके पहुंचते हैं, चारों देवर गाड़ी से उतरकर बड़े अदब से पूजा का हाथ पकड़कर उसे उतारते हैं। अरे भाभी, आपको पसीना आ रहा है, लाओ मैं हवा कर देता हूँ। अरे भाभी, लाओ मैं आपके पैर दबा देता हूँ। मायके की भाभी रोशनी ये सब नजारा अपनी आंखों से देखती है और बताओ कैसे देवर है, कुत्ते की तरह पीछे पीछे लगे हुए हैं। मैंने तो क्या सोचा था और क्या हो रहा है। अरे भाभी देखिए, मेरी सास ने मुझे कितना सुंदर डायमंड का नेकलेस दिया है। हाँ दिख रहा है, पर हमने तो सुना था कि तेरी सास बहुत नालायक और खतरनाक है। अरे नहीं भाभी, आप लोगों ने गलत सुन रखा है। वो तो बहुत अच्छी है, मुझे इतना प्यार देती है, मुझे अपनी बेटी मानती है। पूजा अपनी ससुराल की इतनी तारीफ करती है जिसे सुनकर रोशनी मन ही मन बुरी तरह सुलगने लगती है। रोहन नींद में अंगड़ाई लेते हुए बाहर आते हैं। अरे देखो देखो, नौकर बना के रखा हुआ है। अपने देवर को है, तू यही तो चाहती है ना। अच्छा है हम तेरे भाई तेरे बहकावे में नहीं आए। हाँ बिल्कुल। अरे भाभी, आप चलो यहाँ से। हमारी भाभी यहाँ किसी का बकवास सुनने या बेइज्जती कराने के लिए नहीं आई है। हम अपनी भाभी को किसी से एक पल भी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। यह कहकर चारों देवर इज्जत के साथ पूजा का हाथ पकड़कर उसे वहां से तुरंत अपने साथ वापस ससुराल ले जाते हैं। पूजा के ससुराल लौटने के बाद वहां का माहौल बेहद खुशहाल और प्यार भरा रहता है। विक्रम अपने काम धंधे में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, इसलिए पूजा की हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल उसके चारों देवर रखते हैं। अरे भाभी चलिए, आज हम आपको मॉल से बढ़िया सी शॉपिंग करवा के लाते हैं। चारों देवर अपनी भाभी पूजा को शॉपिंग कराने मॉल ले जाते हैं। वो बड़े प्यार से खुद उसे कपड़े पसंद कराते हैं। अरे भाभी, आप ये वाली ड्रेस पहन लो, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। जब वे मॉल में होते हैं तो इत्तेफाक से रोशनी की सहेली वहां आ जाती है और ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे रोशनी, तू यहाँ बैठी और इधर तेरी ननद पूजा को उसके चारों देवर मॉल में महारानियों की तरह शॉपिंग करवा रहे हैं, नए नए कपड़े दिलवा रहे हैं। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं इसकी ऐसी खुशियां और ऐशो आराम बिल्कुल नहीं देख सकती। रोशनी तुरंत अपने पति मयंक के पास जाती है और जिद करने लगती है। सुनो जी, मुझे अभी के अभी मेरे लिए एक सोने की अंगूठी बनवा कर दो। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अचानक सोने की अंगूठी कहाँ से लाऊं? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? उधर तुम्हारी बहन डायमंड में ऐश कर रही है और तुम मुझे एक सोने की अंगूठी के लिए भी तरसा रहे हो। रोशनी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो सीधे पूजा के ससुराल यानी उसके घर पहुंच जाती है। अचानक रोशनी को अपने घर आया देखकर पूजा की सास सुमित्रा हैरान रह जाती है। अरे बेटा रोशनी, तुम यहाँ इस वक्त कैसे? सब ठीक तो है ना? अरे मम्मी जी, बस ऐसे अचानक से पूजा की बहुत याद आ रही थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और मिलने चली आई। पूजा अपनी भाभी को अचानक सामने देखकर, अरे मेरी भाभी को अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? ये यहाँ क्या करने आई हैं? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आइए भाभी अंदर आइए। रोशनी घर के अंदर कदम रख लेती है और मौके का इंतजार करती है। घर में चारों देवर अपनी भाभी पूजा की पलक पावड़े बिछाकर सेवा करते हैं। एक दिन देवर अपने हाथों से पूजा को खाना खिला रहे होते हैं और उसे ठसका लग जाता है। अरे भाभी, लाओ पानी पियो, ठसका लग गया है आपको। देवर उसे पानी पिलाते हैं। इसी तरह एक दिन कमरे के अंदर पूजा सज संवर कर तैयार हो रही होती है कि तभी
अरे लाओ भाभी, आज हम चारों मिलकर आपकी बहुत अच्छी सी हेयर स्टाइल बना देते हैं। कोई उसके हेयर स्टाइल बना रहा होता है तो कोई प्यार से उसके पैर दबा रहा होता है। ये सब देखकर पास ही खड़ी रोशनी इस बात का फायदा उठा लेती है और चुपके से इन सभी पलों को गलत एंगल से तस्वीरें खींच लेती है। लाला जी, आप तो अपने काम में व्यस्त रहते हो, पर जरा घर में देखो क्या क्या चल रहा है। आपकी बहन 4-4 लड़कों को एक साथ लेकर घूम रही है। राम राम राम। बकवास बंद करो अपनी, और दिमाग खराब मत करो मेरा। यहाँ से जाओ। विक्रम के भगाने पर रोशनी सास सुमित्रा के पास जाती है, लेकिन सास भी उसे गुस्से में वहां से भगा देती है। कुछ दिनों बाद जब चारों देवर पूजा को लेकर बाजार शॉपिंग करवाने जाते हैं, बाजार में तेज धूप और भीड़ के कारण पूजा को अचानक माइग्रेन का भयानक दर्द उठता है। अरे माँ, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहा है। ये देखते ही चारों देवर घबरा जाते हैं और उसे तुरंत अपनी गोद में उठाकर घर ले आते हैं। घर पर तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। घबराइए मत, पर इन्हें तुरंत आराम चाहिए। और एक बात, ये प्रेग्नेंट है। डॉक्टर के जाते ही रोशनी को सबसे बड़ा हथियार और मसाला मिल जाता है। वो मौके पर देखा आप सबने, ये तस्वीरें गवाह है। ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही इन 4 भाइयों का है। रोशनी की इन जहरीली और गंदी बातों को सुनकर पति विक्रम अंदर ही अंदर सुलगने लगता है। वो सबसे पहले अपने चारों भाइयों को घर से दूर बाहर पढ़ने के लिए भेज देता है। इसके बाद, निकल जाओ मेरे घर से। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही इस बच्चे से मेरा कोई वास्ता है। सुनिए, विश्वास कीजिए मुझ पर, मैंने कुछ नहीं किया। ये बच्चा आपका ही है, मुझे ऐसे घर से मत निकालिए। झूठ मत बोलो, सब सच साफ साफ दिखाई दे रहा है। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। विक्रम बेरहमी से धक्का देकर गर्भवती पूजा को घर की देहरी से बाहर धकेल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। बेसहारा और बेकसूर पूजा रोते बिलखते हुए किसी तरह अपने मायके पहुंचती है। अरे अरे, देखो तो कौन आया। अपनी करतूतें करवा के मायके मुंह उठाने चली आई। शर्म नहीं आती तुम्हें? भाभी प्लीज मुझे अंदर आने दो, मैं बेकसूर हूँ। विक्रम ने मुझे घर से निकाल दिया है। निकल यहाँ से, हमारे घर के लिए तुम्हारी कोई जगह नहीं है, उल्टा कहीं की। रोशनी दरवाजा बंद कर लेती है। मायके से भी दुत्कारे जाने के बाद बेसहारा पूजा सड़कों पर भटकने लगती है। वो लोगों से काम मांगती है, लेकिन अकेली औरत को देखकर कोई भी उसे अपने यहाँ काम नहीं देना चाहता। ठोकरे खाते खाते आखिरकार पूजा एक शांत जगह पर बने आश्रम और गौशाला के पास पहुंचती है। वहां एक बुजुर्ग वैद्य जी होते हैं। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी और रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ गौशाला में कोई भी काम कर लूंगी, बस मुझे थोड़ी सी शरण दे दो। अरे बेटी, रो मत, तू बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ। देख रहा हूँ तेरी हालत। अरे तू पेट से है बेटा, जा आराम कर और यहीं गौशाला में गायों की सेवा किया कर। आज से ये तेरा ही घर है। पूजा वहीं गौशाला में रुक जाती है और दिन रात मन लगाकर गायों की सेवा करने लगती है। इस तरह धीरे धीरे 1 महीने से लेकर 5-6 महीने बीत जाते हैं। उधर रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा होता है। विक्रम द्वारा घर से बाहर भेजे गए चारों देवर आपस में फोन पर बात कर रहे होते हैं। अरे भाइयों, इस बार रक्षाबंधन पर हम घर जाकर अपनी प्यारी भाभी पूजा से ही राखी बंधवाएंगे। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बार भाभी को सरप्राइज देंगे। चारों देवर बहुत उत्साह के साथ घर पहुंचते हैं और अपनी भाभी को आवाज लगाते हैं, लेकिन जब घर में कोई जवाब नहीं मिलता तो देवर सीधे पूजा के मायके पहुंच जाते हैं। अरे तुम किस पूजा की तलाश कर रहे हो? वो कुल्टा और करमजली तो जाने कब की घर से भाग गई। तुम्हारे भाई विक्रम ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। रोशनी की इन गंदी बातों को सुनकर चारों देवर का खून खौल उठता है। अगर हमारी भाभी को कुछ भी हुआ तो देखना, हम छोड़ेंगे नहीं। अब हम अपनी बेकसूर भाभी को ढूंढ कर ही रहेंगे। चारों देवर अपनी बेकसूर भाभी पूजा की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो आसपास के कई गांवों में लोगों से पूछते हैं। आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि पास के ही एक गांव की गौशाला में एक गर्भवती महिला रहती है। चारों देवर तुरंत दौड़कर उस गौशाला में पहुंचते हैं। वहां 6 महीने की गर्भवती पूजा को देखकर, भाभी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप इस हालत में यहाँ अकेली भटक रही हैं। भैया, आप लोग यहाँ कैसे? पूजा उन्हें रोते हुए सारी आप बीती बताती है। ये सब सुनकर, अच्छा तो ये सब उस डायन रोशनी और आपके भाइयों का किया धरा है। हमें तो पहले ही शक था, अब हमें इस चीज का पर्दाफाश करना ही होगा। इसके बाद चारों देवर सीधे रोशनी के घर पहुंच जाते हैं और उसे डराते धमकाते हैं। चुपचाप सच सच बता दे रोशनी, वरना आज तेरी खैर नहीं है। तूने हमारी बेकसूर भाभी के साथ जो घिनौना खेल खेला है उसका सच अभी उगल, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। डर के मारे रोशनी कांपने लगती है और कैमरे के सामने अपनी सारी करतूत और झूठ कबूल कर लेती है। देवर सच्चाई का वीडियो बना लेते हैं। हाँ, सब सच है। पूजा, मैंने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर तुम्हें फंसाने के लिए वो झूठी तस्वीरें और साजिश रची थी। हमें माफ कर दो।
वीडियो का सबूत लेकर चारों देवर सीधे अपने घर लौटते हैं और वो वीडियो अपने भाई विक्रम और अपनी माँ सुमित्रा को दिखा देते हैं। वीडियो देखते ही, पूजा मुझे माफ कर दो, मैंने एक वहमी और अंधे पति की तरह तुझ पर शक किया और तुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। बेटी हमें माफ कर दे, उस डायन की बातों में आकर हमने अपनी ही बेटी पर जुल्म ढाए। उठिए आप सब, मैंने सबको माफ कर दिया है। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले का समय है। घर में एक बार फिर खुशियों का माहौल लौट आया है। सास सुमित्रा, चलो बेटा, हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अब रक्षाबंधन आने वाला है तो चलो मिलकर उसकी तैयारियां करते हैं। सास प्यार से पूजा को बाजार ले जाती है ताकि उसे मेहंदी लगवा सके। रास्ते में उसे सुंदर सुंदर कपड़े और तोहफे दिलाती है। बोलिए बहू, कौन सी राखी पसंद है तुझे? मम्मी जी, मुझे अब और कोई राखी नहीं चाहिए, बस एक ही राखी लेनी है मेरे प्यारे कान्हा जी के लिए, क्योंकि मेरे अपने भाई तो मुझे ठुकरा चुके हैं। पूजा की यह बात सुनकर चारों देवर बाजार से 4-5 बहुत ही सुंदर सुंदर राखियां, मिठाइयां और अपने भाभी के लिए ढेर सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स खरीद लेती हैं। रक्षाबंधन की सुबह, पूजा आज रक्षाबंधन के दिन हमें जी के घर जाना है राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि बुआ जी चल नहीं सकती हैं। मैं और बाकी सब भाई लोग उनके घर जा रहे हैं। और बहू, मैं भी अपने मायके जा रही हूँ, तो तू घर पर अकेली रह लेगी ना? हाँ हाँ मम्मी जी, आप जाइए, मैं घर संभाल लूंगी। मुझे वैसे भी कहाँ जाना है, मेरा अपना कौन सा मायका बचा है अब। सबके जाने के बाद पूजा घर में अकेली सोफे पर बैठी होती हैं। उसके फोन पर बार बार रक्षाबंधन की रील्स और वीडियोस आ रही होती हैं, जिन्हें देखकर वो गुस्से और दुख में अपना फोन दूर फेंक देती है और सीधे मंदिर में चली जाती है। मंदिर में मूर्ति के सामने बैठी पूजा लड्डू गोपाल को राखी बांधते हुए, हे कान्हा जी, आज रक्षाबंधन पर मेरे अपने सगे भाइयों ने मुझे अनाथ कर दिया। तभी उसके चारों देवर सुमित, अमित, रोहित और मोहित अपनी कलाई आगे करके खड़े होते हैं और उनके हाथों में सुंदर राखियां होती हैं। अगर आपके सगे भाई नहीं है तो क्या हुआ भाभी, हम चारों भी तो आपके ही भाई हैं, क्या आप हमारी कलाई पर राखी नहीं बांधोगी? ये सुनकर पूजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। तभी पीछे से सास सुमित्रा और पति विक्रम भी मुस्कुराते हुए आ जाते हैं। अरे बिल्कुल बांधो बेटा, देवर भी तो भाई के समान ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, और सच कहूँ तो मुझे मेरे मायके के उन स्वार्थी भाइयों से कई गुना अच्छे और प्यारे देवर ससुराल में मिले हैं। पूजा अपने चारों देवर की कलाई पर एक एक करके बहुत प्यार से राखी बांधती है। इसके बाद सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। देवर अपनी भाभी को छुपाकर लाए हुए सारे सुंदर सुंदर गिफ्ट निकालते हैं और उसे देते हैं। अरे चलो भाभी, अब इस खुशी में शाम का सारा खाना हम बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगे। चारों देवर, सास, पति और उनकी प्यारी भाभी पूजा हंसते खिलखिलाते हुए बाहर डिनर के लिए रवाना होते हैं।